Hi, today is quiz number 13 for Civil Services Examination 10th of October 2021 prelims. Let us begin. फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी का। पॉलिटी का पहला सवाल है, स्पीकर ऑफ लोकसभा मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। स्पीकर ऑफ लोकसभा मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। Decision of Speaker of Lok Sabha in cases of anti-defection is final and cannot be judicially reviewed. Speaker of Lok Sabha, while deciding cases of anti-defection, functions as a quasi-judicial authority. So you have to tell इनमें से correct statements कौन से हैं। यहाँ बात है लोकसभा के स्पीकर का, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, जो डिसीजन होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा का एंटी डिफेक्शन में, एंटी डिफेक्शन मतलब किसी पार्टी के कैंडिडेट ने उस पार्टी से चुनाव जीत के आया, फिर वो चुनाव उस पार्टी की अगर सदस्यता खत्म कर देता है वो कैंडिडेट, या पार्टी लाइन फॉलो नहीं करता, तो उस पे हो जाता है एंटी डिफेक्शन। और एंटी डिफेक्शन का जो डिसीजन है उसका पावर दिया गया है स्पीकर के पास। तो क्या ये फाइनल होगा और जुडिशली रिव्यू नहीं हो पाएगा? तो सी, इंडिया में हर चीज का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो चाहे वो डिसीजन ऑफ स्पीकर ही क्यों ना हो, उसका जुडिशियल रिव्यू तो होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 2 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग, 2 इज रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज 1 and 3। यहाँ पूछा गया है जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, जैसे पहले प्रोटेम स्पीकर बनता है वो भी लोकसभा से आता है, फिर लोकसभा में से ही उनके जो सदस्य हैं उससे चुनाव एक होता है और उससे बनता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर वो बन गया है तो फिर वो अपनी पार्टी की सदस्यता को छोड़ सकता है, दिस इज ऑप्शनल, बट वो मेंबर तो रहेगा हाउस ऑफ पीपल का। स्पीकर ऑफ लोकसभा एंटी डिफेक्शन के केसेस में क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह काम करता है। ये जो टॉपिक है लोकसभा स्पीकर का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साल भर बहुत न्यूज में रहा है इसके रोल्स एंड पावर्स। सो द राइट आंसर हियर इज 1 and 3। 1 and 3, दिस इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट। Which of the following statements about National Human Rights Commission are correct? It is constituted under the Protection of Human Rights Act 1993. 1993 के एक्ट के अंदर बना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। Its recommendations are binding on the government. It has the power of civil court to summon witness for examination on oath. तो जो NHRC है ना, ये एक स्टैचुरी बॉडी है, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है, और वो एक्ट है ये 1993 का। सो दिस इज ट्रू। इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो क्या बाइंडिंग होगी? सी, ये एक तो स्टैचुरी बॉडी है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की रिकमेंडेशन इतनी बाइंडिंग नहीं होती तो स्टैचुरी बॉडी की तो वैसे भी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होगी। सो दिस इज रॉन्ग। ऑल्दो बिकॉज NHRC इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, तो इसकी रिकमेंडेशंस अगर फॉलो नहीं हो रही है तो उस पर भी सरकार को जवाब देना पड़ता है। तो NHRC इज इंपॉर्टेंट बट बाइंडिंग नहीं होती है। सिविल कोर्ट है, समन विटनेस फॉर एग्जामिनेशन ओथ, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ये पावर है इसके पास सिविल कोर्ट का। तो ये ट्रू हुआ, ये ट्रू हुआ, ये गलत हो गया। सो द राइट ऑप्शन हियर इज A, 1 and 3 ओनली। NHRC is again important. Consider the following statements regarding no confidence motion. No confidence motion मतलब जो सरकार है, एग्जीक्यूटिव है, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा इन पर्टिकुलर। लोकसभा का अगर उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो एग्जीक्यूटिव को रिजाइन करना पड़ता है, रिजाइन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड ये दो स्टेटमेंट है। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अ स्पेशल मेजॉरिटी इज नीडेड टू पास दिस मोशन। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग, और वो टोटल जो हाउस का स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा होना चाहिए, हाफ से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में चाहिए होगा? और इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ जो राइट ऑप्शन है इज ओनली ए, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है नो कॉन्फिडेंस मोशन में। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिंपल मेजॉरिटी से भी पास हो गया तो वो पास माना जाएगा, सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो द राइट ऑप्शन इज A, 1 ओनली। ओके, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन
मेंशन नहीं है। आर्टिकल 75 बस ये बोलता है कि एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा, बट एक्सप्लिसिटली कहीं ये नहीं लिखा है कि कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये रूल बुक में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सो द राइट आंसर इज ए। ऑलराइट, नेक्स्ट, consider the following statements. Nota option is provided even in panchayat election by the State Election Commission. In Lok Sabha elections, if nota secures the highest vote, re-election take place in that constituency. जैसे 4 उम्मीदवार खड़े हैं, आपको कोई भी पसंद नहीं है तो आप नोटा पे बटन दबा दो, none of the above. तो नोटा क्या पंचायत इलेक्शन में भी है? जैसे विधानसभा, लोकसभा, इसमें तो है। क्या वो पंचायत इलेक्शन में भी नोटा का ऑप्शन अवेलेबल है? लोकसभा के इलेक्शन में अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले, मतलब आपने सारे कैंडिडेट्स ही रिजेक्ट कर दिए, तो वहां पे क्या री इलेक्शन होना पड़ेगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? आंसर, इनमें से कौन से दो स्टेटमेंट्स में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। जो नोटा है ना, नोटा को लेके, नोटा इज अ रिफॉर्म, ये सही डायरेक्शन पे है कि नन ऑफ द अबव का ऑप्शन होना चाहिए। बट इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलता है ना, तब भी फर्स्ट पास द पोस्ट ही चलेगा, बाकी जो कैंडिडेट को ज्यादा मिला है वो चुनाव जीत जाएगा। तो नोटा एज सच इतना ज्यादा इसमें टूथ नहीं है, तो इसीलिए डिमांड भी हो रही थी। बट हाल की डेट में यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है री इलेक्शन वगैरह होगा, तो दिस इज रॉन्ग। नोटा पंचायत इलेक्शन में भी होता है बाय दिस स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो दिस इज ट्रू। ये ट्रू है, ये रॉन्ग है। सो द राइट ऑप्शन इज ए। पंचायत इलेक्शन में भी नोटा है, नोटा को हाईएस्ट वोट मिलेगा तो इलेक्शन कैंसिल नहीं होगा, री इलेक्शन नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज ए। दिस, which among the following is are considered as corrupt practices under the Representation of the People Act 1951? कॉन्स्टिट्यूशन में बस 326 है और ये लिखा है कि चुनाव कराना है। जो उसके जो फाइन डिटेल्स है ना, वो आरपीए 1950 और आरपीए 1951 से आते हैं। तो करप्ट प्रैक्टिसेस क्या है? बिकॉज फेयर इलेक्शन होना इज नेसेसरी। अपील बाय द कैंडिडेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज। अक्सर चुनाव जीतने के लिए दिस वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है, तो क्या ये करप्ट प्रैक्टिस है? एब्सोल्युटली यस, दिस इज अ करप्ट प्रैक्टिस। इन सब मुद्दों पे डिवाइड नहीं कर सकते आप। प्रोपोगेशन ऑफ सती और इट्स ग्लोरिफिकेशन, एब्सोल्युटली करप्ट प्रैक्टिस। गेटिंग असिस्टेंस फ्रॉम गजेटेड ऑफिसर टू एनहेंस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ विनिंग इलेक्शन, अगेन कोल्यूजन हो रहा है यहाँ पे सरकारी अधिकारियों के साथ, तो ये भी क्या होगा? करप्ट प्रैक्टिस होगा। दिस इज रॉन्ग, मतलब ये गलत है करना, ये भी गलत है करना और ये भी गलत करना है। दीज ऑल आर कॉल्ड करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए 1951। सो द राइट आंसर इज डी। ओके, सो दिस कंप्लीट्स पॉलिटी। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू ज्योग्राफी। ये कुछ लेक्स दी हुई है, आपको मैच कराना है वो कहाँ पर है। डल लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, सांभर लेक गुजरात में है, बेलंदुर लेक तमिलनाडु में है, दीपोर बील वेस्ट बंगाल में। बेलंदुर काफी न्यूज में थी, यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है बेलंदुर। सो डल लेक शिकारा जम्मू एंड कश्मीर में, एब्सोल्युटली ट्रू। सांभर का नमक गुजरात नहीं है, राजस्थान है। बेलंदुर भी तमिलनाडु नहीं है, दिस इज इन कर्नाटका। और दीपोर बील तो असम की है, वेस्ट बंगाल की नहीं है। तो करेक्टली क्या मैच हुआ? केवल एक ही मैच हुआ, डल लेक जम्मू एंड कश्मीर। सो द राइट आंसर इज ए। ऑलराइट, नेक्स्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग है। लिंबू ट्राइब सिक्किम की है, इरुला ट्राइब केरला की है, कोलम ट्राइब अरुणाचल की है, डोंगरिया कोंड नागालैंड की है। अब ये हमने साल भर पढ़ा है डोंगरिया कोंड, जब हमने पढ़ा था कोविड-19 के स्प्रेड का, एजुकेशन का। तो ये जो डोंगरिया ट्राइब है ना, दिस ट्राइब इज नॉट इन नागालैंड, दिस इज इन ओडिशा। तो डोंगरिया तो हो गए ओडिशा के, मतलब फोर्थ गलत। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब इन दोनों में से ही हमें डिसाइड करना है क्या ट्रू है। इधर भी 1 और 2 है, इधर भी 1 और 2 है, मतलब ये सही है, ये सही है। अब इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्विकली हमें थर्ड के हिसाब से डिसाइड करना है कि ए होगा या सी होगा। कोलम ट्राइब, कोलम ट्राइब क्या अरुणाचल प्रदेश की है? कोलम ट्राइब अरुणाचल की नहीं है, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा इधर कहीं मिलती है कोलम ट्राइब, तो दिस इज नॉट अरुणाचल। तो ये ऑप्शन भी गया, तो 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन। तो साइमल्टेनियसली पैरेलल में हमें ऐसे ऑप्शंस एलिमिनेट करते भी चलना है ताकि टाइम सेव हो जाएगा। जैसे हमने फोर्थ एलिमिनेट करते ही बता दिया ये दोनों तो करेक्ट ही होगा, इससे क्या होता है? एक्यूरेसी बढ़ती है। सो द राइट ऑप्शन इज ए, 1 and 2। लिंबू इज सिक्किम, इरुला इज केरला। ये नील
जो जंक्शन है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट का नीलगिरी माउंटेन्स उसके आसपास ये मिलती है, इरूला ट्राइब। देन दिस इज 8th, आपको आइडेंटिफाई करना है ये इन्वेजिव स्पीशीज कौन सी है। दिस प्लांट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका, तो ये इंडिया का नहीं है, साउथ अमेरिका का है। इट इज कंसिडर्ड एज इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, तो इसको इन्वेजिव बोलते हैं। इन्वेजिव मतलब बाहर की स्पीशीज है, लोकल यहाँ पे आ गई है, उसका नेचुरल एनिमी प्रेडेटर वगैरह नहीं है, तो वो बहुत फ्लरिश करेगी, कंपटीशन होगा और जो एंडेमिक स्पीशीज है वो डिसएडवांटेज में आ जाएगी। तो क्या ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है? इट इज ऑल्सो रेफर टू एज द टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स ज़्यादा है तो ये वहाँ पे होती है। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग हर्बिसाइड। वैसे भी जहाँ कैन आता है ना वो स्टेटमेंट करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इनमें से क्या करेक्ट है? ये जो इन्वेजिव स्पीशीज है, इस इन्वेजिव स्पीशीज का नाम है दिस वाटर ह्यासिंथ। ओके, सो द राइट ऑप्शन हियर इज डी। इसको बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल बिकॉज बहुत रैपिडली ये स्प्रेड होती है। इससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और ओवरऑल जो इकोसिस्टम है पॉन्ड्स लेक्स का वो बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट होता है। सो द राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू हॉर्नबिल, ये भी हमेशा न्यूज में बना रहता है। हॉर्नबिल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हॉर्नबिल स्टेट बर्ड है नागालैंड की, जैसे अभी लद्दाख का अनाउंस हुआ ना स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल, इसी तरह ये नागालैंड का है। क्या स्टेट बर्ड? लद्दाख का इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट बर्ड क्या नागालैंड का है? IUCN का स्टेटस है एंडेंजर्ड। सो यू हैव टू टेल कि हॉर्नबिल में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है, पहले भी सवाल आ चुका है हॉर्नबिल से। सो द राइट आंसर हियर इज दीज टू आर रॉन्ग। ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। बिकॉज दिस इज नॉट एंडेंजर्ड, दिस इज वल्नरेबल स्पीशीज। हॉर्नबिल है अभी वल्नरेबल स्पीशीज है। और जो स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड है वो ये बर्ड है, दिस इज ब्लाइथ ट्रैगोपान, ये ऐसा कुछ दिखता है। दिस इज स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड कोहिमा। तो स्टेट बर्ड हॉर्नबिल नहीं है, स्टेट बर्ड ये है और एंडेंजर्ड नहीं है, ये वल्नरेबल है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपको बताना है इनमें से पुट लूज इंडस्ट्री कौन सी कहलाएगी। पुट लूज, अब शब्दों पे जाओ। पुट लूज मतलब ये इंडस्ट्री कहीं पे भी बन सकती है, कहीं पे भी बन सकती है। वेबर्स मॉडल पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो उसमें लिखता है, बताया गया है कि जो इंडस्ट्री सेटअप होती है उसमें रॉ मटेरियल का एक्सेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट एक्सेस, कॉस्ट, लेबर, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट करनी है हमें। फुटलूज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसको आप कहीं पे भी लोकेट कर सकते हो। इट इज नॉट बाउंड, इट इज नॉट बाउंड कि ये केवल इसी ज्योग्राफी में हो पाएगी, उसको आप स्प्रेड कर सकते हो कहीं पे भी। फुट लूज। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डायमंड प्रोसेसिंग, आयरन एंड स्टील, कंप्यूटर चिप्स इंडस्ट्रीज एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। जब आपको फुट लूज का एग्जाम्पल ढूंढना है ना तो आप वो एग्जाम्पल ढूंढो जो फुट लूज नहीं है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल बड़ा हैवी होता है, उसको वहीं प्रोसेस करना पड़ता है ओर को, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए एटसेट्रा, कोल वगैरह। इसको आप कहीं भी सेटअप नहीं कर सकते, इसको आप जम्मू कश्मीर में सेटअप नहीं कर सकते, इसको आप केरला में सेटअप नहीं कर सकते। तो दिस इज नॉट अ फुटलूज इंडस्ट्री। 3 इज नॉट अ फुटलूज इंडस्ट्री। सेम इज विद सीमेंट, सीमेंट में भी प्रोसेसिंग होता है, सीमेंट बैग्स, तो यूजुअली रॉ मटेरियल और इसके पास ज़्यादा बनती है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री भी आपसे राजस्थान में नहीं कर सकते, थार में नहीं कर सकते, तो दिस इज नॉट फुटलूज। ये दोनों फुटलूज नहीं है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो आप कहीं भी लगा सकते हो, डायमंड प्रोसेसिंग कहीं भी हो जाएगा, कंप्यूटर चिप्स इंडस्ट्रीज कहीं पे भी हो जाएगा। सो ये होंगी फुटलूज इंडस्ट्री। सो द राइट आंसर इज बी 1, 2 और 4। ये आयरन और सीमेंट है, दीज आर नॉट फुटलूज इंडस्ट्रीज। ऑलराइट, सो दिस कंप्लीट्स ज्योग्राफी। अब क्विकली हिस्ट्री में आते हैं अपन। हिस्ट्री में ये अगेन मैच द फॉलोइंग है। शोर टेम्पल क्या तमिलनाडु के है? बृहदेश्वर टेम्पल क्या कर्नाटका का है? महाबोधि टेम्पल क्या बिहार का है? श्रावण बेलागोला टेम्पल क्या केरला का है? तो आपको करेक्टली बताना है। श्रावण बेलागोला जैनिज्म, दिस इज नॉट इन केरला, दिस इज इन कर्नाटका। तो 4 ऑप्शन तो गया, अब केवल 2 बचे। 1 और 3 यहाँ भी है, 1 और 3 यहाँ पे भी है, मतलब दिस हैज टू बी ट्रू, दिस हैज टू बी ट्रू। हमें इसके हिसाब से बताना है कि क्या होगा, ए या सी। तो बृहदेश्वर टेम्पल ऑब्वियसली कर्नाटका नहीं है, दिस इज इन तमिलनाडु, तो दिस ऑप्शन इज गॉन। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा ए,
शोर टेम्पल है तमिलनाडु में एंड महाबोधि टेम्पल है बिहार में। बस ये दोनों ही राइट है। ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू ये चाइनीज ट्रेवलर है। फायान और वेनसे तंग ये दोनों इंडिया आए थे। तो फायान आया था चंद्रगुप्त टू मतलब गुप्ता एरा में। चाइनीज पिलग्रिम वेनसेंग मेट हर्षा एंड फाउंड हिम टू बी एंटागोनिस्टिक टू बुद्धिज्म। अब एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? देर इज नो शेम। क्विकली हिंदी में जाइए, हिंदी में बड़े अच्छे से ये लिखा होगा कि ये जो चीनी पिलग्रिम आया था उसने हर्षा को ये देखा कि वो बुद्धिज्म के खिलाफ है। तो क्या ऐसा था? नहीं था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ए। ओके, स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत जरूरी है और इस एग्जाम में ईगो कभी नहीं आनी चाहिए कि एक सवाल नहीं बन रहा है आप उस पर अटक के रह गए, 5 मिनट्स वहां पे वेस्ट कर दिए, फिर भी कोई गारंटी नहीं है वो सवाल होगा। बट इस 5 मिनट में जो प्रेशर बिल्ड होगा ना उससे आगे के सवाल गलत होने लग जाएंगे। ये जो पूरा खेल है ना ये माइंडसेट का खेल है और टाइम बाउंड मैनर में डिलीवर करना है। बस दिस इज द गेम। वरना पढ़ते तो बहुत हैं बट वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एग्जाम में। ओके, सो बी अ परफॉर्मर, बी अ परफॉर्मर। कम पढ़ते हैं बट ज्यादा नंबर लाएंगे, ये एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, सो द राइट आंसर इज ए, वन ओनली। ए, वन ओनली। देन द टर्म आर्यन डिनोट्स, आर्यन, आर्यन बोला जाता है, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, आर्यंस आए। तो ये आर्यन बेसिकली है क्या? कोई सुपीरियर ग्रुप है, कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप है, कोई नोमैडिक ग्रुप है या कोई एथनिक ग्रुप है? तो ये जो आर्यन शब्द है ना ये आर्यन शब्द एक लिंग्विस्टिक ग्रुप को बताता है। लिंग्विस्टिक, भाषा, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक ग्रुप आर्यन है। Which of the following pairs are correctly matched? Correctly matched. नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग है, राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोका है, सारनाथ में फर्स्ट सरमन हुआ था बुद्धा का, लोथल में एंशियंट डॉकयार्ड है। अभी धोलावीरा भी बहुत न्यूज में है, लोथल एंशियंट डॉकयार्ड। सो यू हैव टू टेल करेक्टली मैच्ड क्या है। तो नालंदा तो ऑब्वियसली ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग है, नालंदा विश्वविद्यालय। सारनाथ में पहला सरमन दिया था बुद्धा ने, लोथल में एक डॉकयार्ड भी था। बट जो राजगीर है लायन कैपिटल अशोका का राजगीर से थोड़ी है, वो तो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। तो सेकंड इज रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन हियर इज सी। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये रॉन्ग है। सो द राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, who among the following is known as father of Indian archaeology? Father of Indian archaeology. Archaeology. विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, अलेक्जेंडर कनिंघम। आर्कियोलॉजी मतलब जो पुराना इतिहास, इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है दैट इज आर्काइव, दैट इज आर्कियोलॉजी, स्टडी लॉजी। तो राइट आंसर क्या होगा? जो एएसआई है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके जो फर्स्ट चीफ है उनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। और एएसआई के फर्स्ट चीफ थे अलेक्जेंडर कनिंघम। सो द राइट आंसर इज डी, डी। ओके, सो दिस कंप्लीट्स हिस्ट्री। नाउ लेट अस मूव टू इकोनॉमिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में, क्वेश्चन नंबर 16। विच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर टेकन इनटू अकाउंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड? जीडीपी क्या होता है? फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया इन 1 ईयर ऑफ टाइम। तो दैट इज जीडीपी। अब जीडीपी में हमें कैलकुलेशन की अलग अलग मेथड्स हो सकती है। ये एक्सपेंडिचर मेथड है, खर्चा वाला मेथड। इसमें क्या क्या आएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आएगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी आएगा। तो यू हैव टू टेल जीडीपी जो है एक्सपेंडिचर मेथड, इसकी और भी मेथड्स होती है, इनकम मेथड वगैरह। तो जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें क्या क्या आता है? तो एक्सपेंडिचर मेथड में ये सारे फैक्टर्स काउंट किए जाते हैं। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज डी। इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू सी मतलब कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सी प्लस आई प्लस जी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। दिस इज expenditure method formula of calculating GDP. Okay, so all is the answer. Next, दो इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन मतलब होता है कीमतों में बढ़ोतरी। एक होता है हेडलाइन, दूसरा होता है कोर। तो देयर आर टू स्टेटमेंट्स। द हेडलाइन इन्फ्लेशन इज ब्रॉडर बेस्ड देन कोर इन्फ्लेशन इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ कमोडिटी।
इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है तो कुछ हम बास्केट ऑफ गुड्स लेंगे। उन बास्केट ऑफ गुड्स मतलब हमने 10 आइटम्स ले लिए, उस 10 आइटम्स की प्राइस जो चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे इन्फ्लेशन क्या हुआ। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में बास्केट बड़ी होगी देन कोर इन्फ्लेशन इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ कमोडिटी, ज्यादा कमोडिटी होगी हेडलाइन में बजाय कोर में। तो कोर शब्द से ही लगता है कि वो बहुत लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म का है कोर, तो कोर में कमी होना चाहिए। डिक्लाइन इन फूड एंड फ्यूल प्राइस अफेक्ट्स बोथ हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन इक्वली। फूड एंड फ्यूल, अब सी हेडलाइन इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल आता है, और जो फूड और फ्यूल होता है ना ये बड़ा वोलेटाइल होता है, बहुत तेजी से कीमत बढ़ेगी कम भी हो जाएगी, तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है। कोर इन्फ्लेशन जो होती है उसमें फूड और फ्यूल इतना ज्यादा नहीं है, फूड और फ्यूल इंक्लूड ही नहीं है, तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड कोर। तो यहाँ करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन सी। यहाँ जो करेक्ट है वो ए ओनली है, ये ट्रू है। हेडलाइन का ज्यादा कमोडिटी है बिकॉज यहाँ फूड और फ्यूल भी इंक्लूडेड है, कोर में फूड और फ्यूल इंक्लूड नहीं है, तो लेसर है उसका, स्मॉलर है कमोडिटी बास्केट, तो दिस इज ट्रू। बट ये गलत है, दोनों को अफेक्ट नहीं करेगा, फूड और फ्यूल केवल हेडलाइन को अफेक्ट करेगा, कोर को इम्पैक्ट नहीं करेगा। आरबीआई आजकल हेडलाइन इन्फ्लेशन को देख के इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज ए। ये है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इज कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस एंड टेक्स इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट। तो मतलब रियल जीडीपी में बेस ईयर प्राइस होगा और इन्फ्लेशन को भी अकाउंट किया जाएगा। नॉमिनल जीडीपी में कैलकुलेट होगा करंट मार्केट प्राइस में और इन्फ्लेशन को अकाउंट नहीं किया जाएगा, डज नॉट टेक इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट। सो यू हैव टू टेल इन दोनों में से इनकरेक्ट कौन सा है। सी इनकरेक्ट पूछा गया है यहाँ पे, तो इनकरेक्ट कौन सा है यहाँ पे, ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट है, बिकॉज रियल जीडीपी में यहाँ लिखा है इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट, गलत, रियल जीडीपी में ये नहीं होता है। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। So the right option here is both 1 and 2 because यहाँ क्या पूछा गया था, incorrect. This is incorrect. This is also incorrect. So the right option is C. रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन नहीं है, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन है, तभी एक टर्म और आता है दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। अब क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन, इकोनॉमिक्स में ना हमेशा कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, कई बार थ्योरी भी आती है, उसका मैसेजिंग क्या है। इकोनॉमिक्स हार्डकोर कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, थ्योरी भी आएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन से आप क्या समझते हो, मैकेनिज्म फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल। अब इसका ऑपोजिट सोचिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन है तो वहां ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं होगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल तो होना ही पड़ेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन में। इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग पीपल अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट, रिवर्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए लोगों को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, एजुकेट नहीं करेंगे, तो क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो दिस हैज टू बी ट्रू। प्रोवाइड अ वाइड अरे ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू कस्टमर। अब जैसे हमने जीरो सम अकाउंट ओपन किया है ना, तो ऐसे हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स उन्हें दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेज कर पाए। तो वाइड अरे ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू कस्टमर, तो ये भी देना ही पड़ेगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तीनों के तीनों ट्रू है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज डी, 1 2 3। ओके, मैनी अ टाइम्स रिवर्स करके देखना चाहिए, उससे भी कई बार ऑप्शन एलिमिनेट होता है और आप करेक्ट कोड पे आ पाओगे। ओके, रिवर्स लगाइए। विच अमंग द फॉलोइंग डेफिसिट्स आर टुगेदर रेफर टू एज ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट किसको बोलते हैं, सिंपल टर्मिनोलॉजी है, ट्विन डेफिसिट किसको बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, आमदनी कम हुई और खर्चे ज्यादा हो गए तो आपके पास बजट डेफिसिट हो गया, मतलब आपको उधार लेना पड़ेगा, खर्चे ज्यादा हो गए, तो ये एक डेफिसिट है। रेवेन्यू स्पेसिफिक है कि एक रेवेन्यू सेक्शन है वहां डेफिसिट हो गया। प्राइमरी मतलब प्राइमरी फ्रंट एंड जो डेफिसिट है वो ज्यादा हो गया। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कि आप इंपोर्ट ज्यादा करा रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, तो डेफिसिट में आ रहा है। तो ये दोनों टाइप के जो डेफिसिट है ना, ये दोनों मिलके बनाते हैं ट्विन डेफिसिट, ट्विन डेफिसिट।
So the right option here is C. This is twin deficit, this is also twin deficit. C, fiscal and current account deficit. ओके, नेक्स्ट। तो ये कंप्लीट हुआ इकोनॉमिक्स। अब हम आते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में रिपोर्ट्स हम डेली देखते हैं, हम सारी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट कवर करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड पब्लिश्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स लाती है, इनमें से कौन सी रिपोर्ट आरबीआई नहीं लाएगी? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये तो आरबीआई करेगी ही करेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आरबीआई लाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ही बना रखी है हमने, तो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी आएगी। बट ये जो फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट है, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जो है, दिस रिपोर्ट इज बाय IMF. Okay, this is not by RBI. So this is wrong, this is true, this is true, this is true. Not पूछा था। पेपर पेन पेंसिल से आप जब भी सवाल करें तो हमेशा जहां नॉट लिख रहा है उस पर एक एनसर्कल करना है तुरंत। ये हैबिट में बना लीजिए, वरना सिली मिस्टेक होगी एग्जाम प्रेशर में। नॉट जहां लिखा है, नॉट ट्रू, नॉट, नेगेटिव, उसको तुरंत एनसर्कल करिए, तो इससे गलती नहीं होगी। नॉट। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज अगेन नॉट, तुरंत ऐसे सर्कल करना है। पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नॉट पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WEF, डावोस। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डावोस पब्लिश करता है, यस। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट करता है, यस। ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट करता है, यस। बट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मैंडेट नहीं है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मैंडेट नहीं है। आप बताओ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? हम पढ़ते हैं ना, महबूब उल हक, प्रोफेसर महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ऑल। सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट not published by WEF. So the right option here is B. 23rd. Which of the following diseases are caused by bacteria? जैसे ये क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। जैसे कोविड हुआ वो वायरस से हुआ। पैथोजेंस कुछ भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? अब यहाँ नॉट नहीं लिखा है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, मीजल्स और चिकन पॉक्स। अब ये जो चिकन पॉक्स है इसका तो वायरस होता है, मीजल्स जो है इसका भी वायरस होता है, बट जो कॉलेरा और ट्यूबरक्यूलोसिस है ये गंदगी, बैक्टीरिया, इससे होता है, बैक्टीरिया। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए, वायरस। ये जो है मीजल्स और चिकन पॉक्स वायरस, ये वायरस से है। कॉलेरा और ट्यूबरक्यूलोसिस है, दिस इज बैक्टीरिया। इस बार के लिए ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिसीजेस बहुत हो रही है। तो जो जूनोटिक डिसीजेस है ना, एनिमल टू ह्यूमन ऐसे जो ट्रांसफर होता है, उसमें वी शुड बी नोइंग अबाउट 5-6 डिसीजेस। जूनोटिक कौन कौन सी है, इससे सवाल आना चाहिए जूनोसिस से रिलेटेड। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस 1 and 2, दिस एंड दिस इज ट्रू। 24th, with reference to सशस्त्र सीमा बल, consider the following statements. It comes under the Ministry of Home Affairs के अंदर आती है ये। It safeguard the security of Indo-Nepal and Indo-Bhutan border. कुछ ही दिन पहले I shared this in newspaper video कि जो CAPF है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आती है और कौन सी फोर्स किस बॉर्डर एरिया में डिप्लॉयड है, या फिर CRPF क्या है, एटसेट्रा। ITBP है तो ITBP का मैंडेट क्या है, ये सब पता होना चाहिए। और जितनी भी ये फोर्सेस है ना, ये सब की सब आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। सशस्त्र सीमा बल, SSB, जैसे एक BSF है इधर पाकिस्तान, इधर होती है BSF। तो जो सशस्त्र सीमा बल है ये इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर के लिए है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज ट्रू, और ये इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर के लिए है। सो दिस इज ट्रू, बोथ 1 and 2। आज ही इन सारी फोर्सेस को देखिएगा और ये किस एरिया में डिप्लॉयड है ये भी आप चेक करना, सशस्त्र सीमा बल। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, विटामिन्स और उसकी डेफिशिएंसी। बेरी विटामिन C से होता है, गॉइटर आयोडीन से होता है, एनीमिया विटामिन B1, स्कर्वी आयरन से होता है। सो यू हैव टू टेल इनमें करेक्टली मैच्ड कौन सा है। तो सी, जो बेरी है वो डेफिनेटली विटामिन C तो नहीं है।
गॉइटर आयोडीन है, तभी सरकार कैंपेन चलाती है आयोडीन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट का इंटेक करना है। गॉइटर आयोडीन, दिस इज ट्रू। एनीमिया विटामिन B1 नहीं होता, आयरन की डेफिशिएंसी होता है, इसीलिए गवर्नमेंट कैंपेन चलाती है आयरन डेफिशिएंसी आयरन फॉलिक टैबलेट्स देने का। स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं उनमें एनीमिया की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, सो दिस इज एनीमिया। स्कर्वी, स्कर्वी इज डेफिनेटली नॉट आयरन, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। द राइट आंसर इज बी। बी मतलब टू ओनली, दिस ओनली इज ट्रू। Okay, so this completes 25 MCQs in around 30 minutes. All right, so tell how's the score today. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be